हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बड़े दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की अभी की सबसे बड़ी खबरें बताने वाले हैं, जहां बताएंगे इस दिवाली चीन को भारत ने दे दिया लाख करोड़ का नुकसान। दोस्तों, एक भी भारतीयों ने नहीं खरीदा चाइनीज सामान, मेड इन इंडिया का किया इस्तेमाल। बताएंगे कैसे दिखा प्रधानमंत्री मोदी के मेड इन इंडिया का जलवा। तो वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। किस क्षेत्र के जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं, साथ ही साथ बताएंगे हवाओं को नहीं पता कि बीच में लकीर है, बीच में सरहद है। जी हाँ, सरहद पार पहुंची प्रदूषण की घुटन। मरियम नवाज ने कहा कि मैं भारत को खत लिखूंगी। तो वहीं बताएंगे जहां बांग्लादेश हिंसा में हुई सभी मौतों की गहन जांच हो। यूनाइटेड नेशन के इस आदेश से ढाका में मच गया खलबली। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे दिवाली अयोध्या वाली ऐसी जगमगाई प्रभु श्री राम की नगरी की एक साथ बन गए 2 गिनीज रिकॉर्ड्स। बताएंगे वो 2 रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं। तो वहीं अगर आप भी यूपीआई से करते हैं पेमेंट, जहां मर्जी बाजार में चलाते हैं यूपीआई दोस्तों, तो आपके लिए 1 नवंबर से बदलने वाला है यूपीआई पेमेंट का ये नियम। 2 बड़े बदलाव होने वाले हैं गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूजर्स को लेकर बड़ी खबर है। तो एक एक जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत अपना अब किसी से कम नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो आज दिवाली के बड़े अवसर पर पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर नहीं बिक रहा भारत में चाइनीज एक भी सामान, मेड इन इंडिया का दिखा जलवा। इस दिवाली चीन को लगा 1.25 लाख करोड़ का नुकसान। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से दिवाली और धनतेरस पर चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड भारतीय बाजारों में लगातार घटती जा रही है। खासकर डेकोरेटिंग आइटम्स की बिक्री पहले के मुकाबले काफी ज्यादा घटी है। डिमांड कम होने से आयात भी कम हो रहा है, जिससे घरेलू सामानों की बिक्री बढ़ रही है। दरअसल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर दिखने लगा है। चाइनीज सामानों की बिक्री लगातार घट रही है। इस साल अधिकतर लोग दिवाली पर स्वदेशी सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर लोग इलेक्ट्रॉनिक सजावट के सामान मेड इन इंडिया देखकर ही खरीद रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से दिवाली पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है। कुम्हारों से मिट्टी के दिए और सजावट का सामान खरीदकर लोग वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। कैट ने देश भर के व्यापारिक संगठनों से आग्रह किया है कि वो अपने क्षेत्र की जो महिलाएं, कुम्हार, कारीगर सहित अन्य लोग दीपावली से संबंधित सामान बना रहे हैं, उनकी बिक्री में वृद्धि करने में सहायता करें। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी और अब वो घरेलू प्रोडक्ट्स को तरजीह दे रहे हैं, जिससे चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, हम दूसरे की बात आपको क्या बताएं, हमने और हमारे परिवार ने और हमारे रिलेटिव्स ने खुद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामान या यूं कह दे कि बिजली के लाइट्स, लड़ी, दिए, हर चीज मेड इन इंडिया देखकर ही खरीदा है। आशा करते हैं दोस्तों आपने भी मेड इन इंडिया ही खरीदा होगा और दिए कुम्हारों से ही खरीदे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ में मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और चीन को जिस प्रकार से भारत ने झड़प में चीनी सैनिकों को जवाब दिया था, 40 की संख्या में मार गिराया था, और अब ऐसे में अर्थव्यवस्था के तौर पर भी जो बड़ा झटका दिया है अपने भारत ने, वाकई में वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। दरअसल आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दिवाली मनाने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंच रहे हैं। यहाँ वो सेना के जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाएंगे। भारत के जवान अपने परिवार को, घर संसार को छोड़ करके देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर सालों साल से लगे हुए हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का उनके सामने जाकर के दिवाली त्योहार मनाना वाकई में उनको बहुत बड़ी खुशियां देगी। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, रक्षा मंत्री इससे पहले कल यानी कि छोटी दिवाली पर असम के तेजपुर में सेना के जवानों के साथ दिवाली एंजॉय किया। उन्होंने सभी तस्वीरें भी शेयर की जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत करके और तेजपुर में दिवाली मनाकर मुझे बहुत खुशी हुई। और जवान भी दोस्तों अपने काफी ज्यादा खुश और हंसते नजर आए हैं, स्माइल करते नजर आए हैं। ऐसे में अपने भारतीय जवानों को, इंडियन आर्मी को आप लोग आज हैप्पी दीपावली इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा, भारी मात्रा में कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, चीन के साथ समझौते पर राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, कह दिया ये छोटी उपलब्धि नहीं है, जवानों की बहादुरी से मिली है हमको ये सफलता। दोस्तों, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि देश ने लंबे प्रयासों के बाद ये सफलता हासिल की है। असम के तेजपुर स्थित मेघना स्टेडियम में सेना के जवानों के साथ बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। भारत और चीन के बीच कई वर्षों से कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत
बातचीत चल रही थी और अंततः हम सफलता तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने जवानों की बहादुरी और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा, ये छोटी उपलब्धि नहीं है, हमने ये मील का पत्थर आपके यानी कि सेना के जवानों की साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण हासिल किया है। चीन के साथ बातचीत अभी तभी संभव हो पाई जब हर किसी ने आपकी वीरता और बहादुरी को पहचाना है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष भी करेगा। दोस्तों, वही चीज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कही जो मैंने आपको पहले बताया कि LAC पर उस युद्ध में गलवान झड़प में जो चीन के 40 से 44 सैनिकों को मार गिराया अपने भारतीय सेना ने, आज उसी शौर्य बल की वजह से भारत के सामने झुकता नजर आ रहा है चाइना, और ये डील वाकई में सफल होता दिखाई दे रहा है चीन और भारत का। तो दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर सरहद पार पहुंची प्रदूषण की घुटन मरियम नवाज ने कहा, मैं भारत को खत लिखूंगी क्योंकि हवा को नहीं पता है कि बीच में लकीर है। जी हाँ, दिवाली पर दोनों पंजाब से एक होने की अपील क्यों कर रही है मरियम नवाज, बता दें। पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी और पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने दिवाली के मौके पर दोनों देशों के पंजाब से एक खास मकसद के लिए एक होने की अपील की है। मरियम नवाज ने बुधवार को सीमा के दोनों ओर धुंध की बदतर होती समस्या से निपटने के लिए भारत के साथ जलवायु कूटनीति का भी आह्वान किया है। एक महीने के अंदर यह दूसरा मौका है जब मरियम नवाज ने सांसों के गहराते संकट पर भारत के साथ कूटनीतिक कोशिशों को तेज करने का आह्वान किया है। इससे पहले 9 अक्टूबर को भी मरियम नवाज ने इसी तरह की अपील की थी। जी हाँ, मरियम नवाज ने कहा कि हवाओं को नहीं पता है कि दोनों मुल्कों के बीच लकीरें हैं, वो तो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ बेरोक टोक आती जाती हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में धुंध के मुद्दे पर हमें भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता करने की आवश्यकता है। मैं भारत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखने के बारे में सोच रही हूँ कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, मरियम नवाज के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा में हुई सभी मौतों की गहन जांच हो, यूनाइटेड नेशन के इस आदेश से ढाका में मच गया हड़कंप। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश हिंसा में हुई सभी मौतों की जांच के लिए आदेश दिया है। यूनाइटेड नेशन के एक संयुक्त शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने से पहले और इसके बाद हुई हिंसा के दौरान सभी हत्याओं और अन्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की गहन जांच कराने का आह्वान किया। इससे बांग्लादेश की कार्यवाहक अंतरिम सरकार में खलबली मच गई है। हालांकि अंतरिम सरकार के कार्यवाहक और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क की बुधवार को बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। उनकी यात्रा ऐसे समय हुई है जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश में अर्थव्यवस्था स्थापित करने की चुनौतियों से निपट रही है। हसीना जुलाई में छात्रों के नेतृत्व में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आंदोलन में बदल जाने के बाद 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत चली गई थी। इस दौरान सैकड़ों छात्र, सुरक्षा अधिकारी और अन्य लोग मारे गए थे। जी हाँ, लगे हाथ आपको बता दें, दिवाली पर मिलेंगे दिल। डेमू चौक देपसांग से हटी भारत चीन की सेनाएं, शुरू होगी पेट्रोलिंग। दोस्तों, भारत और चीन के बीच अहम समझौते के बाद LAC पर तनाव कम होने का काम शुरू हो गया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध वाले 2 पॉइंट डेमू चौक और देपसांग में सैनिकों की वापसी हो गई है और जल्द ही इन पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी। भारतीय सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को दिवाली के मौके पर दोनों पक्ष एक दूसरे को मिठाई देंगे। उन्होंने बताया कि सैनिकों के पीछे हटने के बाद वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जमीनी कमांडरों के बीच बातचीत के जरिए गश्त के तौर पर तरीके तय किए जाएंगे। साथ ही साथ बता दें, चीनी राजदूत ने इस मुद्दे पर कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही। स्थिर विकास का रास्ता हुआ तय। जी हां, चीन के राजदूत शू फी होंग ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक रशिया के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई थी। राजदूत ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच 5 वर्षों के बाद ये पहली औपचारिक बैठक थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश तय किए गए। राजदूत फी होंग कोलकाता में मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। चीनी राजदूत ने यहाँ कहा कि दोनों नेताओं के बीच भारत चीन संबंधों को सुधारने और उनके विकसित करने पर महत्वपूर्ण आम सहमति हासिल की और द्विपक्षीय बैठकों के स्थिर विकास की भी दिशा में ले जाने का रास्ता आया है। मोदी और शी जिनपिंग की बैठक 23 अक्टूबर को रशिया के कजान में हुई थी। जी हाँ, राजदूत ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच 5 वर्षों के बाद ये पहली औपचारिक बैठक थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और दोनों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश तय किए गए। राजदूत फी होंग कोलकाता में मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। जी हाँ, वही बता दें, शहबाज शरीफ उम्मीदों के साथ फिर पहुंचे सऊदी अरबिया। प्रिंस सलमान से मिल सकती है खैरात। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कटोरा उठा लिया है और कटोरा उठाकर वो वहीं निकल पड़े हैं
जहाँ वे अक्सर जाते हैं। तो वहीं सऊदी अरबिया के शहबाज शरीफ 2 दिनों के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहाँ वो सिर्फ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ही नहीं बल्कि सऊदी की प्राइवेट कंपनियों से कटोरे में कुछ डालने के लिए कहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ रियाद में होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शामिल होंगे, लेकिन मीडिया में कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के खजाने में कमी की भनक शहबाज शरीफ को लग चुकी है। इसी खतरे की आहट को देखते हुए शहबाज शरीफ प्लेन पकड़कर सीधे सऊदी अरब के रियाद शहर आ गए हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कनाडा के सबसे प्रमुख विपक्षी नेता ने रद्द किया दिवाली का कार्यक्रम। जी हाँ, आयोजकों ने इसको असंवेदनशील और भेदभावपूर्ण बता डाला। दोस्तों, कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे ने पार्लियामेंट हिल में दिवाली पर होने वाले समारोह को रद्द कर दिया है। इससे कार्यक्रम के आयोजक निराश और उन्होंने इस फैसले के लिए कनाडाई नेता की कड़ी आलोचना की है। पियरे की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद कनाडा के चलते दोनों मुल्कों के रिश्ते तनाव के दौरे में हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजक ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा यानी OFIC को दिवाली उत्सव रद्द करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। कार्यक्रम बुधवार 30 अक्टूबर को कंजर्वेटिव सांसद टॉट डोहटी द्वारा आयोजित किया जाना था। अब यह कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। जी हाँ, OFIC अध्यक्ष शिव भास्कर ने फैसले पर निराश व्यक्त करते हुए पियरे पोइलीवरे को एक पत्र लिखा है। पियरे पोइलीवरे को एक पत्र में भास्कर ने कहा कि कई राजनीतिक हस्ती जो पिछले वर्षों में इस कार्यक्रम में शामिल थी, इस साल पीछे हट गई है। इससे एक समुदाय खुद को छला हुआ और अलग थलग महसूस कर रहा है। उन्होंने घटनाक्रम को कनाडा में नस्लवाद और भेदभावपूर्ण पनपने से जोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें आखिर कनाडा ने फिर की भारत को बदनाम करने की कोशिश। सिख अलगाववादियों की हत्या में अब शाह का भी नाम घसीट दिया। दोस्तों, कनाडा भारत को बदनाम करने की छोटी से छोटी कसर भी नहीं छोड़ रहा है। ट्रूडो सरकार के एक मंत्री ने दावा किया कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर एक्शन का आदेश अमित शाह जी की ओर से दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय पैनल में यह बयान दिया था। मॉरिसन ने संसदीय पैनल के सामने यह स्वीकार भी किया कि उन्होंने ही अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया था कि इस मामले में भारत के गृह मंत्री शामिल है। कनाडा में विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की पूछताछ में स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने ही बिना किसी सबूत के वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों को शाह के नाम पर किफायती जानकारी लीक की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें चीन ने पाकिस्तान को फिर हड़काया। कहा आतंकी हमलों से चीनी नागरिकों को बचाओ वरना कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जी हाँ, पाकिस्तान में आतंकी हमलों में चीनी नागरिकों की मौत को लेकर बीजिंग ने एक बार फिर शहबाज सरकार को हड़काया। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिना सुरक्षित माहौल के पाकिस्तान सरकार कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि केवल 6 महीने के भीतर 2 आतंकी हमलों में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया और इसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद चीन से आतंकी हमलों को रोकने और चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने के वादे कर चुका है। बीजिंग ने इस तथ्य को अस्वीकार्य करार दिया और पाकिस्तान में केवल 6 महीने के भीतर 2 घातक आतंकवादी हमलों में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया और मांग की गई है कि इस्लामाबाद को सभी चीन विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। वहीं बता दें अंग्रेजों की अब खैर नहीं, पूरी दुनिया में बजेगा कश्मीरियों का डंका। दुकानदारों की आ गई मौज। दोस्तों, कश्मीर विलो बैट अब कश्मीर कला की सूची में शामिल हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश विलो की कड़ी टक्कर देगा। भारत सरकार ने कश्मीर विलो क्रिकेट बैट को हस्तशिल्प उद्योग के हिस्से के रूप में लिस्टेड किया है। कपड़ा उद्योग के जरिए औपचारिक रूप से उठाए गए इस जरूरी कदम से न केवल घाटी भर के बैट निर्माताओं और कारीगरों को फायदा होगा बल्कि इस पारंपरिक शिल्प के दीर्घकालिक विकास में भी योगदान मिलेगा। कश्मीर विलो क्रिकेट बैट को अधिसूचित हस्तशिल्प की श्रेणी में शामिल करके बैट निर्माता अब राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के तहत योजनाओं और कल्याणकारी उपायों का लाभ उठा सकते हैं। वहीं बता दें खलीफा एर्दोगन का रूसी S-400 और अमेरिकी पैट्रियट से मोह भंग स्वदेशी स्टील डोम बनाएगा तुर्की। दोस्तों, बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने मंगलवार को कहा कि उनके देश का लक्ष्य जल्द ही अपना स्टील डोम मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। नाटो सदस्य तुर्की ने हाल के वर्षों में रक्षा उपकरणों के बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर दिया है। इससे पहले तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन अमेरिका के डर से उसे तैनात न कर सका है। तो उधर अमेरिका ने रशिया के से नजदीकियों के कारण तुर्की को अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने से परहेज किया। ऐसे में तुर्की खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें इस बार तो बच गए, लेकिन कब तक खैर मनाएंगे। नेतन्याहू हिजबुल्लाह चीफ बनते ही नईम ने नेतन्याहू को दे दी बड़ी धमकी। दोस्तों, इजराइल और लेबनान आतंकी हिजबुल्लाहों के खिलाफ जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। हसन नसरुल्लाह के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह की कमान नई कासिम के कंधों पर है। उन्होंने बतौर हिजबुल्लाह प्रमुख अपनी पहली ही स्पीच में इजराइल पर जमकर भड़ास निकाली। टेलीविजन भाषण के दौरान कासिम
ने कहा कि वो अपने संगठन को पिछले नेता नसरुल्लाह के नक्शे कदम पर चलाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के घर ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा गया कि हाँ, हमने हमला किया था, वो बच निकले, लेकिन जरूरी नहीं कि अगली बार भी ऐसा ही हो और वो बच पाए। दोस्तों, अपने भाषण के दौरान हिजबुल्लाह के नए प्रमुख नईम कासिम ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कैसरिया स्थित घर पर नए ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि नेतन्याहू इस बार बच गए, शायद उनका समय अभी नहीं आया है। कासिम ने कहा, मेरा एजेंडा सभी पहलुओं में नसरुल्लाह के एजेंडे का पालन करना है और हम ये युद्ध जारी रखेंगे। तो वहीं बता दें, इजराइल के खिलाफ सऊदी अरबिया में पहली बार 2 दिवसीय महामंथन क्यों बना रहा है 90 का मेगा अलायंस। दरअसल मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव और गाजा पर इजरायली हमलों के बीच सऊदी अरबिया ने यहूदी देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब ने बुधवार को फलस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए इजराइल पर दबाव बनाने के लिए रियाद में एक नए अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन की पहली बैठक की मेजबानी की है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि रियाद में हो रही 2 दिवसीय बैठक में लगभग 90 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, जैव विविधता एक्शन प्लान लागू करने के लिए चाहिए फंडिंग। जी हाँ, भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहुत बड़ी अपील। दोस्तों, भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना एक्शन प्लान लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फंडिंग देने की मांग की। कोलंबिया के कैली में 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शिरकत करेंगे। मंगलवार को अपने एक बयान में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जैव विविधता की रक्षा के लिए अपडेट प्लान लागू करेगा और उसे लागू करने के लिए वित्तीय मदद और अन्य तकनीकी मदद की आवश्यकता होगी। वहीं बता दें, चीन अपने ही लोगों से क्यों लगा गिड़गिड़ाने, कह रहा है कि और भी अधिक बच्चों को जन्म दो, भारत को पछाड़ने में लगा है ड्रैगन। दोस्तों, चीन ने जनसंख्या में गिरावट को रोकने और दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नई नीतियों की घोषणा कर डाली। इन नीतियों में बच्चा पैदा होने पर सब्सिडी देने और माता पिता की कर देनदारी में कटौती शामिल है। सोमवार को चीन की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देश में प्रसव सहायता सेवाएं बढ़ाने, बाल देखभाल व्यवस्था का विस्तार करने, शिक्षा, आवास और रोजगार में मदद देने जैसी 13 मुख्य योजनाओं की रूपरेखा दी गई है। चीन में जन्म दर तेजी से गिर रही है और इसके चलते पिछले साल चीन जनसंख्या के मामले में भारत से पिछड़ गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नई नीतियों में जन्म पर सब्सिडी देने की व्यवस्था में सुधार और प्रसव से जुड़े व्यक्तिगत आयकर में राहत देने जैसे उपाय शामिल हैं। यानी कि अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए दोस्तों चाइना चीनियों को लुभा रहा है ताकि वो भारत को पीछे छोड़ सके। वहीं बता दें, दुनिया की सबसे ज्यादा जानलेवा संक्रामक बीमारी कौन सी है? WHO ने कर दिया उस बीमारी के नाम का खुलासा, आपको जानना बेहद जरूरी। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल बीमारियों से लाखों करोड़ों लोगों की मौत होती है। इनमें से बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जानलेवा संक्रामक बीमारी कौन सी है और हर साल इसके कितने मरीज सामने आ रहे हैं। मंगलवार को प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस ने 2023 में कोविड-19 की जगह ले ली। वर्तमान में टीबी संक्रामक बीमारी से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इस रिपोर्ट में इस बीमारी को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों में चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने परिवार का आप रेगुलर चेकअप अवश्य करवाते रहिएगा। साथ ही साथ बता दें, दिवाली अयोध्या वाली ऐसी जगमगाई प्रभु राम की नगरी की एक साथ बन गए 2 गिनीज रिकॉर्ड। दरअसल इस साल अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद पहली दिवाली मनाई जा रही है। पिछले कई सालों से अयोध्या की दिवाली पूरी दुनिया में फेमस है और एक बार फिर यह दिवाली चर्चा में आ गई है। उत्तर प्रदेश के बुधवार यानी 30 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। ये रिकॉर्ड सबसे अधिक लोगों के एक साथ दिए जलाने और सबसे बड़े तेल के दियों के प्रदर्शन के लिए बनाए गए हैं। 25,12,585 दिए जलाकर यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और अयोध्या के जिला प्रशासन ने बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान गिनीज के एक अधिकारी से सर्टिफिकेट भी लिया। 8वें दीपोत्सव के अवसर पर सरयू नदी के किनारे 25 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाए गए, जिससे सबसे ज्यादा दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय कारीगरों के दियों का ऑर्डर दिया गया है। आदित्यनाथ ने समारोह का नेतृत्व किया और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पहले कुछ दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस साल 22 जनवरी को रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव था। जी हाँ, ऐसे में कमेंट में जय श्री राम आपका कहना तो बनता है। दोस्तों, वहीं बता दें, योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर गरजे अखिलेश यादव। कहा, पीडीए की ताकत से डर गई है बीजेपी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे वाले बयान पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हमला बोला। यूपी उपचुनाव से पहले सूबे का सियासी पारा वैसे भी गर्म है। दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने को लेकर पूरी जान झोंके हुए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर कहा कि ये नारा पीडीए के डर की वजह से लगाया गया है। इस बार पीडीए लोगों
लोगों को जोड़ेगा। बीजेपी ऐसे नारे इसलिए दे रही है क्योंकि वो पीडीए की बढ़ती ताकत से डर गई है। हरदोई में उपचुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राज्य की उपचुनावों की सारी 9 सीटें हारेगी। बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ है, पहले किसी पर इल्जाम लगाओ और बाद में मीडिया के जरिए उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा दो। ये कहना अखिलेश यादव का। साथ ही साथ बताते दिवाली और छठ पर रेलवे का बड़ा फैसला। ट्रेन के टॉयलेट में अगर पाए गए यात्री तो ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा। जी हां, भारतीय रेलवे ने इस साल दिवाली एवं छठ पर देश के पूर्वी भाग की ओर यात्रा करने वाले साधारण श्रेणी के यात्रियों को गरिमापूर्ण मानवीय दशा में यात्रा सुलभ कराने के लिए पहली बार अनेक पहल की है ताकि उन्हें सुरक्षित और आरामदेह तरीके से गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। अगर यात्री ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर सफर करते हुए पाए गए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करी जाएगी। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार साधारण श्रेणी के यात्रियों के लिए इस साल 7,296 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। ये गाड़ियां 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच मांग को देखते हुए चलाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 2023 में विशेष गाड़ियों की संख्या करीब 4500 थी, जबकि वर्ष 2014 के पहले ये संख्या 1000 के आसपास रहता था। ऐसे में दोस्तों नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर 1 नवंबर से बदल जाएगा यूपीआई पेमेंट। होंगे 2 बड़े बदलाव। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूजर्स के लिए बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों यूपीआई लाइट के यूजर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनके 1 नवंबर 2024 से यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म में 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर बदलाव की बात करें तो 1 नवंबर से यूपीआई लाइट यूजर्स ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ाई है। अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो 1 नवंबर के बाद अगर आपका यूपीआई लाइट बैलेंस एक तय सीमा से नीचे चला जाएगा तो नए ऑटो टॉप अप फीचर से यूपीआई लाइट में फिर से पैसे ऐड हो जाएंगे। इससे मैनुअल टॉप अप की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जिससे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लाइट की मदद से बिना रुके पेमेंट किया जा सकेगा। बाकी सारी जानकारियां आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दिवाली पर सोना पहली बार 82,000 रुपए के पार। जोरदार डिमांड के चलते कीमतों में आई उछाल। जी हाँ, दिवाली से पहले सोने का भाव एक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। जोरदार डिमांड के चलते दिल्ली और एनसीआर के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1000 रुपए के उछाल के साथ 82,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऐतिहासिक हाई पर जा पहुंची है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक दिवाली से पहले जोरदार डिमांड के चलते दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाला सोने का भाव 1000 रुपए बढ़कर 82,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर जा पहुंचा है। बाकी सारी जानकारी आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है? आखिर सोना और चांदी के दाम जो लगातार आसमान छू रहे हैं, अगर आप भी मानते हैं वाकई में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। और दोस्तों ये थी सारी बड़ी खबरें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और सीधे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।